वेलकम बैक टू माई चैनल। आज है 19 अक्टूबर और आज हम लोग पूरे 1 वीक से बनने वाले करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे और साथ ही डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण सवालों को वन लाइनर के तौर पर भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 वर्ष। तो दरअसल हाल ही में भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचसीआर में शामिल किया गया है। अब यूएनएचसीआर इसे हम आगे देखेंगे। तो दरअसल इसमें भारत का कार्यकाल है 3 वर्षों के लिए और ये अवधि कब से शुरू होगी? तो 1 जनवरी 2026 से लेकर 31 दिसंबर 2028 तक यह चलेगा और भारत का यह 7वां कार्यकाल है, यानी कि भारत 7वीं बार यूएनएचसीआर के लिए चुना गया है। तो अब यूएनएचसीआर है क्या? तो दरअसल इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। दरअसल इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों की रक्षा करना और साथ ही इनको बढ़ावा देना। इसकी स्थापना साल 2006 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है और वर्तमान में यूएनएचसीआर में 47 देश सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य देश का कार्यकाल इसमें 3 वर्षों के लिए ही होता है और सदस्य देश कुछ क्षेत्रीय समूहों से चुने जाते हैं। ये क्षेत्रीय समूह हैं अफ्रीका, साथ ही एशिया प्रशांत, लैटिन अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप, और भारत इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र से शामिल होता है। अगला सवाल है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 102वें स्थान पे। तो वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2025 दरअसल हाल ही में जारी किया गया है। किसके द्वारा? तो यह कंसर्न वर्ल्डवाइड जो आयरलैंड की संस्था है, इसके अलावा वेल्ट हंगर हेल्थ जो कि जर्मनी की संस्था है, इन दोनों द्वारा संयुक्त रूप से यह हर साल जारी किया जाता है और साल 2025 के लिए इसमें 123 देशों को शामिल किया गया था और पहले स्थान पे संयुक्त तौर पे 20 से ज्यादा देश हैं और इस सूचकांक में 4 संकेतकों पर आकलन किया जाता है देशों का। ये 4 संकेतक अब कौन से हैं? तो पहला है कुपोषित बच्चे, अगला है अविकसित बच्चे, तीसरा कमजोर बच्चे और चौथा शिशु मृत्यु दर। और वैश्विक जीआई स्कोर की बात करें तो है 18.3। अब भारत की रैंक, भारत इस सूचकांक में कहां पे है? तो भारत 102वें स्थान पे है और भारत का स्कोर है 25.8 और भारत गंभीर श्रेणी के तहत है। साल 2024 में भारत 105वें स्थान पे था। अगला सवाल है, तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजपुताना रॉयल्स। तो तीरंदाजी प्रीमियर लीग 2025, तो दरअसल साल 2025 में यह लीग पहली बार आयोजित किया गया है और इसमें 6 टीमों ने भाग लिया था। इसका आयोजन 2 से 12 अक्टूबर तक किया गया था। कहां पे? तो नई दिल्ली में। और विजेता रही है इसमें राजपुताना रॉयल्स की टीम, जबकि उप विजेता रही है पृथ्वीराज योद्धा और लीग के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे रामचरण। अगला सवाल है, सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो सावलकोट जल विद्युत परियोजना तो दरअसल यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इसे मंजूरी दी गई है और इसे चिनाब नदी पे निर्मित किया जाएगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? तो 1856 मेगावाट की। और इस पूरी परियोजना पे लागत कितनी आएगी, यानी खर्च कितना होगा? तो 31,380 करोड़ रुपए और यह 192.5 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध होगा। इसके बिजली उत्पादन करने की क्षमता कितनी होगी? तो 7,534 मिलियन यूनिट प्रति वर्ष। अगला सवाल है, हाल ही में मिसेस यूनिवर्स 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शेरी सिंह। तो मिसेस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2025, तो दरअसल साल 2025 में यह इसका 48वां संस्करण था और इसका आयोजन फिलीपींस की राजधानी मनीला में किया गया था और इसमें 120 से ज्यादा देशों की महिलाएं शामिल हो रही थी और इसमें विजेता रही हैं भारत की शेरी सिंह, जो कि पहली बार ऐसा मौका है जबकि कोई भारतीय विजेता बनी है और मूल रूप से उत्तर प्रदेश के नोएडा की रहने वाली हैं शेरी सिंह।
अगला सवाल है, हाल ही में किन दो देशों ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नया रोड मैप स्वीकृत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत और कनाडा। तो दरअसल हाल ही में कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद भारत के दौरे पे आई थी। इस दौरान भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से नया रोड मैप स्वीकृत किया गया है। अब इससे फायदे क्या होंगे? तो वस्तु और सेवाओं के साथ साथ निवेश बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, साथ ही जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ प्रौद्योगिकी की तरफ सहयोग बढ़ेंगे। इसके अलावा LNG और LPG व्यापार बढ़ाया जाएगा, साथ ही तेल और गैस की खोज भी की जाएगी। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के कितने बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब के तौर पे नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। तो दरअसल हाल ही में भारत सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन हब के तौर पे 3 बंदरगाहों को नामित किया गया है। अब ग्रीन हाइड्रोजन हब यह है क्या और भारत में इसे इतनी प्राथमिकता क्यों दी जा रही है, इसे हम आगे देखेंगे। तो पहले देखते हैं 3 बंदरगाहों को, ये कौन से हैं? तो पहला है दीनदयाल बंदरगाह, जैसे कि पहले कांडला बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, ये गुजरात में स्थित है। दूसरा है पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में स्थित है, और तीसरा है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह, जिससे कि पहले तूतीकोरिन कहा जाता था। तूतीकोरिन बंदरगाह ये तमिलनाडु में स्थित है। तो ग्रीन हाइड्रोजन हब यह होता क्या है? तो दरअसल यह एक औद्योगिक और लॉजिस्टिक केंद्र होता है जहां पे कि ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, भंडारण, वितरण और साथ ही उपयोग और निर्यात की व्यवस्था एक साथ की जाती है। अब भारत में इसे प्राथमिकता, तो दरअसल भारत वर्तमान में ज्यादा मात्रा में तेल और गैस का आयात करता है, जो कि ग्रीन हाइड्रोजन से ही इस निर्भरता को कम किया जा सकता है। इसके अलावा भारत द्वारा साल 2070 तक लक्ष्य रखा गया है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, और ग्रीन हाइड्रोजन इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा भारत ग्रीन हाइड्रोजन और साथ ही ग्रीन अमोनिया का प्रमुख निर्यातक भी बनना चाहता है, खास तौर पे यूरोपीय देशों में। इसलिए भारत में इसे इतनी प्राथमिकता दी जा रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो भारत में साल 2023 में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है साल 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। अगला सवाल है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नदी बेसिन में 76 गीगावाट हाइड्रो पावर क्षमता विकसित करने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। तो भारत सरकार द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में 76 गीगावाट हाइड्रो पावर क्षमता विकसित करने की घोषणा की गई है, जो कि लक्ष्य रखा गया है इसके लिए साल 2047 तक। इस पे लागत कितनी आएगी? तो 6.4 लाख करोड़ रुपए। इसका मुख्य उद्देश्य है देश की बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करना और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, और इसे 2 चरणों में संपन्न किया जाएगा। पहला साल 2035 तक, जिसके लिए 1.91 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके अलावा दूसरे चरण में 4.52 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, और इस पूरी योजना का क्रियान्वयन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों NHPC जो कि महारत्न कंपनी है, इसके अलावा NEPCO और SJVN द्वारा, ये भी महारत्न कंपनी है, इनके द्वारा संपन्न किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित केंटन आर मलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनाली घोष। तो दरअसल हाल ही में सोनाली घोष को केंटन आर मलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब केंटन आर मलर पुरस्कार है क्या, इसे आगे समझते हैं। तो दरअसल वर्तमान में सोनाली घोष काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में नवाचारी संरक्षण प्रबंधन के पद पे कार्यरत हैं। अब केंटन आर मलर पुरस्कार, तो दरअसल इसकी स्थापना साल 1997 में की गई थी, और इसे IUCN की वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज यानी कि WCPA द्वारा दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? तो राष्ट्रीय उद्यान एवं साथ ही संरक्षित क्षेत्रों के प्रबंधन में नवाचार के लिए सम्मानित किया जाता है, जो कि किसी भी व्यक्ति या फिर टीम के तौर पर काम करने वालों को यह सम्मान दिया जाता है, और हर 2 वर्षों पे यह सम्मान दिया जाता है।
अगला सवाल है, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया डीबीएस बैंक किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिंगापुर। तो सबसे पहले जानते हैं ग्लोबल फाइनेंस क्या है। तो दरअसल यह एक मासिक पत्रिका है जो कि अमेरिका की मासिक पत्रिका है और हर साल इसके द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की रैंकिंग अलग अलग श्रेणियों के लिए की जाती है, जिसमें कि ये है बेस्ट बैंक्स, इसके अलावा सेफेस्ट बैंक्स, इसके अलावा बेस्ट डिजिटल बैंक्स आदि। और इसकी स्थापना साल 1987 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। और दरअसल हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सिंगापुर के डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है और लगातार 17वीं बार यह मौका है जबकि सिंगापुर का डीबीएस बैंक एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। अगला सवाल है, एपेक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। तो एपेक शिखर सम्मेलन 2025, तो दरअसल इसका आयोजन 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक किया जाएगा, यानी कि 2 दिनों तक चलेगा। कहाँ पे? तो दक्षिण कोरिया के ग्योंगजू शहर में। इसका विषय रहेगा एक टिकाऊ कल का निर्माण, जुड़ाव, नवाचार और समृद्धि। अब थोड़े शब्दों में एपेक को जानेंगे। तो दरअसल इसका पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। इसकी स्थापना 6 नवंबर साल 1989 को की गई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है और वर्तमान में इसके सदस्य देश हैं 21 जो कि निम्न है। इसके अलावा भारत इसमें इसका सदस्य नहीं है और इसका मुख्य उद्देश्य है एशिया पैसिफिक क्षेत्र में मुक्त व्यापार और साथ ही आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना। अगला सवाल है, हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य विविध प्रावधान अधिनियम के तहत लंबी मुकदमेबाजी को रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वास। तो दरअसल हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत विश्वास योजना की शुरुआत की गई है, जो कि हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और यह योजना 6 महीने के लिए वर्तमान में लागू किया गया है, लेकिन इसे अगले 6 महीने के लिए बढ़ाया भी जा सकता है और ऐसे लंबित मामलों को यह योजना कवर करेगी जो कि ईपीएफ अधिनियम की धारा 14B के तहत आते हैं। और इनमें कौन से शामिल है? अब जैसे कि शामिल है अदालतों में चल रहे मामले, इसके अलावा पूर्व में निर्णीत एवं साथ ही अवैतनिक आदेश, इसके अलावा प्रारंभिक सुनवाई वाले मामले इनमें शामिल हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 5 लाख रोजगार सृजन के लिए 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। तो दरअसल महाराष्ट्र सरकार द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र बांस उद्योग नीति 2025 शुरू की गई है, जो कि 50,000 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा इसके लिए लक्ष्य रखा गया है 5 लाख नौकरियों का सृजन करना और इसका मुख्य उद्देश्य है बांस उत्पादन और साथ ही बांस प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देना, साथ ही राज्य के किसानों के लिए आय के नए स्रोत उपलब्ध कराना। अगला सवाल है, समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। तो सबसे पहले जानते हैं समुद्र शक्ति है क्या, इसके बाद जानेंगे समुद्र शक्ति 2025 के बारे में। तो दरअसल यह भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के बीच आयोजित होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और इसकी शुरुआत साल 2018 में की गई थी और यह हर 2 वर्षों पे आयोजित किया जाता है। अब समुद्र शक्ति 2025, तो दरअसल भारत में इसका आयोजन 4 से 17 अक्टूबर तक किया गया है। कहाँ? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। दरअसल इस अभ्यास का आयोजन बारी बारी से दोनों देशों में किया जाता है, एक बार भारत में तो एक बार इंडोनेशिया में। और भारत की तरफ से इसमें शामिल हुआ है, यानी कि भारतीय जहाज कौन सा शामिल हुआ है? तो आईएनएस कवारत्ती। इसका मुख्य उद्देश्य है भारत और साथ ही इंडोनेशिया के बीच संबंधों को मजबूती देना, साथ ही समुद्री सहयोग को बढ़ाना, इसके अलावा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता को बनाए रखना। अगला सवाल है, हाल ही में जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य कौन सा बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो दरअसल हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई द्वारा कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं, जो कि साल 2025-26 की पहली तिमाही यानी कि अप्रैल से जून 2025 के लिए है, के अनुसार महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा यूपीआई लेन देन किए गए हैं और देश का कुल 9.47% हिस्सा है, जो कि महाराष्ट्र में किया गया है लेन देन।
अगला सवाल है, हाल ही में 16वें अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। तो अंतर्राष्ट्रीय रेलवे उपकरण प्रदर्शनी 2025, तो दरअसल यह साल 2025 में इसका 16वां संस्करण था और इसका आयोजन 15 से 17 अक्टूबर तक किया गया है। कहाँ पे? तो भारत के नई दिल्ली में। और इसका आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ और साथ ही भारतीय रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इसका विषय था भविष्य के लिए तैयार रेलवे और दरअसल इसे एशिया की सबसे बड़ी रेलवे प्रदर्शनी भी माना जा रहा है। इसमें और भारत के वर्तमान रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव और इसमें विशेष भागीदारी वाला देश शामिल हुआ था स्विट्जरलैंड। इसके अलावा प्रमुख देश थे जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया आदि इसमें सम्मिलित हुए थे। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। तो दरअसल हाल ही में महाराष्ट्र के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। अब ब्लू फ्लैग प्रमाणन ये होता क्या है, इसे हम आगे समझेंगे। तो दरअसल अब ये 5 समुद्र तट कौन से हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग का प्रमाण दिया गया है? तो पहला है श्रीवर्धन जो कि रायगढ़ जिले में स्थित है महाराष्ट्र के। अगला है नगांव समुद्र तट, ये रायगढ़ जिले में स्थित है। तीसरा है पर्णका, ये पालघर जिले में है। चौथा है गुहागर, ये रत्नागिरी जिले में है और 5वां है लाडघर, ये भी रत्नागिरी जिले में है। तो ब्लू फ्लैग प्रमाणन ये होता क्या है? तो दरअसल यह एक लेबल होता है जो कि अंतर्राष्ट्रीय पारिस्थितिकी लेबल होता है और इसे डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाता है और इस लेबल के लिए कुछ मानदंड भी तय किए गए हैं, यानी कि पानी की गुणवत्ता देखी जाती है। इसके अलावा सुरक्षा और बचाव कैसा है ये देखा जाता है। इसके अलावा पर्यावरण प्रबंधन कैसा है ये, इसके अलावा सार्वजनिक सुविधाएं भी देखी जाती हैं। इसके बाद ये लेबल दिया जाता है और इसकी शुरुआत साल 1985 में की गई थी और पहले केवल यह यूरोपीय देशों तक ही सीमित था, यानी कि केवल यूरोपीय देशों को ही यह लेबल दिया जाता था। वर्तमान में यह वैश्विक भी हो चुका है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी PLFS रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 में भारत की बेरोजगारी दर क्या रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5.2%। तो दरअसल हाल ही में PLFS सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया है जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया गया है और NSO द्वारा ही ये जारी किया जाता है। तो अब PLFS है क्या, इसे हम आगे समझेंगे। इसके अलावा NSO क्या है, इसे भी हम आगे देखेंगे। तो दरअसल अब इस रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2025 में भारत की कुल बेरोजगारी दर है 5.2%। इसके अलावा ग्रामीण बेरोजगारी की बात करें तो ये है 4.3%। शहरी बेरोजगारी दर तो 6.8% और शहरी महिला बेरोजगारी दर तो 9.3% है। इसके अलावा ग्रामीण महिला बेरोजगारी दर तो 5.5% है। इसके अलावा शहरी पुरुष बेरोजगारी दर तो 6% है। इसके अलावा ग्रामीण पुरुष बेरोजगारी दर तो ये है 4.7%। तो अब थोड़े शब्दों में PLFS को जानेंगे, इसके अलावा थोड़े शब्दों में NSO को भी जानेंगे। तो दरअसल PLFS तो इसका पूरा नाम है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। दरअसल इसकी शुरुआत साल 2017 में NSO द्वारा की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है बेरोजगारी दर को मापना, साथ ही श्रम बल भागीदारी को मापना, कार्यरत जनसंख्या अनुपात का पता लगाना, साथ ही रोजगार के प्रकार, साथ ही आयु, लिंग, ग्रामीण, शहरी और राज्य स्तर पर श्रमिकों की स्थिति को जानना। अब NSO तो दरअसल इसका पूरा नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। दरअसल इसका गठन जून साल 2019 में किया गया था और इसका गठन 2 संगठनों के विलय से हुआ था। ये 2 संगठन कौन से हैं? तो पहला है CSO यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस और दूसरा है NSO यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। इसका मुख्य उद्देश्य है आंकड़े को एकत्रित करना, साथ ही सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या संबंधी और इसके अलावा नीति निर्धारण के लिए सरकार को उपलब्ध कराना। अगला सवाल है, ऑस्ट्रो हिंद सैन्य अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रो हिंद सैन्य अभ्यास, तो दरअसल हम सबसे पहले जानेंगे ऑस्ट्रो हिंद है क्या, इसके बाद जानेंगे ऑस्ट्रो हिंद 2025 के बारे में। तो अब ऑस्ट्रो हिंद तो दरअसल इसके नाम में ही देशों का नाम छिपा हुआ है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया। तो दरअसल इन दोनों देशों के बीच आयोजित होने वाला यह एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है और दोनों देशों की थल सेनाओं के बीच यह आयोजित किया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2022 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है दोनों देशों की सेनाओं के बीच संचालन
वहन क्षमता, साथ ही सामरिक तकनीक और प्रक्रियाओं के प्रशिक्षण का आदान प्रदान करना। अब ऑस्ट्रिन 2025 तो दरअसल यह इसका चौथा संस्करण है और यह इसका आयोजन 13 अक्टूबर से शुरू हुआ है और 26 अक्टूबर तक चलेगा। कहाँ पे किया जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला सवाल है, भारत द्वारा किस नई पहल की शुरुआत की गई है जिसके द्वारा 11,000 प्रकार की वनस्पतियों और साथ ही जीव जंतुओं के लिए रेड लिस्ट आकलन तैयार किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय रेड लिस्ट आकलन। तो दरअसल हाल ही में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय रेड लिस्ट आकलन पहल की शुरुआत की गई है जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत इसे शुरू किया गया है और इसे जेडएसआई यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अलावा बीएसआई यानी कि बोटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके अलावा आईयूसीएन इंडिया तथा सेंटर फॉर स्पीशीज सर्वाइवल इंडिया के सहयोग से इसे शुरू किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कुल 11,000 प्रजातियों की संरक्षण स्थिति का आकलन करना, जिनमें की 7,000 वनस्पति की प्रजातियां तथा 4,000 जीव जंतुओं की प्रजातियां शामिल हैं और इसका लक्ष्य रखा गया है साल 2025 से 30 तक 11,000 प्रजातियों का मूल्यांकन करना, जिनमें की प्रजातियों की प्राथमिकता सूची, साथ ही समय सीमा, मूल्यांकन मानदंड शामिल हैं। अब वन लाइनर वाले सवालों को देखेंगे। तो पहला है, इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और किस देश से संबंधित है? दरअसल हाल ही में यह संपन्न हुआ है तो भारत और रसिया से संबंधित है। अगला है, हाल ही में धान से हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर और किसके बीच समझौते हुए हैं? तो पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी के बीच। अगला है, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला है, हाल ही में किस देश में दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफल आयोजन किया गया है? तो पलाऊ में। अगला है, हाल ही में किस देश द्वारा गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया गया है? तो चाइना में। अगला सवाल है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो गोवा की राजधानी पणजी में किया गया है, हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका विषय था सार्वभौमिक डिजाइन और साथ ही समावेशी सोच का क्रियान्वयन। अगला है, हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में और इसका विषय था एक बेहतर दुनिया के लिए वित्त को सशक्त करना, एआई द्वारा संचालित। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा विरासत और साथ ही मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस रूट पहल की शुरुआत की गई है? तो केरल द्वारा। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सरदार @150 एकता मार्च अभियान की शुरुआत कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में मुंबई वन नामक भारत के पहले इंटीग्रेटेड मोबिलिटी एप्लीकेशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला सवाल है, हाल ही में टाइम 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यशस्वी जायसवाल। अगला है, हाल ही में अपनी वायु रक्षा प्रणाली को विकसित करने के लिए टी डोम नामक वायु रक्षा प्रणाली किस देश द्वारा विकसित की जाएगी? तो ताइवान द्वारा। अगला है, हाल ही में सुगम्य भारत एप्लीकेशन के नए संस्करण को किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। अगला है, हाल ही में वनडे क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो स्मृति मंधाना, जो कि भारतीय क्रिकेटर है। अगला है, हाल ही में महाराष्ट्र और किस देश के बीच विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर स्थापित करने के लिए साझेदारी किए गए हैं? तो स्पेन द्वारा। अगला सवाल है, भारत की तरफ से गाजा शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया है? तो कीर्तिवर्धन सिंह के द्वारा, जो कि विदेश विभाग के राज्य मंत्री हैं। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नया सदस्य देश कौन सा बना है? तो आर्मेनिया। अगला है, हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो भावना चौधरी। अगला है, हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी कि फिक्की के अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अनंत गोयनका। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पहले उप प्रबंध निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो डैन कार्ड्स। अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला त्वरित प्रतिक्रिया कोड आधारित कियोस्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला है, हाल ही में इजराइल द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो डोनाल्ड ट्रंप को, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। अगला है, हाल ही में फ्लिपकार्ट और पाइन लैब्स द्वारा कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो फ्लिपकार्ट भारत यात्रा कार्ड की। अगला
अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा श्रद्धांजलि योजना शुरू की गई है? तो असम सरकार द्वारा। अगला है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल कितने समय तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 महीने के लिए। अगला है, हाल ही में लॉन्च की गई रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो अनिल चौहान के द्वारा, जो कि वर्तमान में भारत के CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। अगला सवाल है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा किस नाम से राजकीय कौशल विश्वविद्यालय का नामकरण करने की घोषणा की गई है? तो रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय किया जाएगा। अगला है, हाल ही में जारी की गई आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारतीय महिला कार्यबल की भागीदारी कितनी रही है? तो 41.7% यानी कि लगभग 42%। अगला है, हाल ही में DRDO द्वारा किसके साथ 300 मेगावाट सौर परियोजनाओं के लिए समझौता किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। अगला और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की 8000 से अधिक ऊंचाइयों वाले 9 चोटियों पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो भरत थम्मीनेनी।